हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम पूस की रात कहानी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रेमचंद द्वारा रचित है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं मैं उन सभी के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि आप तक वो सारी वीडियोस पहुँच सके और आप अपना उत्तर अच्छे से बेहतरीन ढंग से तैयार कर सके और कहानी और बाकी रचनाओं को अच्छे से समझ सके। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे तो देखा जाए मैं कहानी के वो सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ जो ऑलरेडी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सारांश, मूल संवेदना, भाषा शैली और प्रमुख जो मुख्य चरित्र चित्रण हल्कू है, मैं उन सभी के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप में से जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जो आज की वीडियो होने वाली है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की जो ये वीडियो है उसमें हम पूस की रात कहानी लिखने का जो मेन उद्देश्य रहा है प्रेमचंद का, उस उद्देश्य को लेकर हम बात करने वाले हैं। जिस उद्देश्य को प्रेमचंद ने कहानी लिखकर इस समाज को बतलाने की कोशिश करी है, आज हम उसी उद्देश्य को उजागर करने वाले हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको स्किप मत करिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का इस कहानी को लिखने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, आज हम उसी उद्देश्य के बारे में बात करने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से वो कृषक समाज की त्रासदी को बताना चाहते हैं और समाज के बीच में इस त्रासदी को उजागर करना चाहते हैं। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात किसी एक किसान की कहानी नहीं, पूरे भारतीय किसान समुदाय की कहानी है। हल्कू इस किसान वर्ग का प्रतीक है। हल्कू के माध्यम से प्रेमचंद जी ने एक किसान वर्ग को संबोधित करा है, इसलिए जो हल्कू है वो एक किसान वर्ग का प्रतीक के रूप में उन्होंने चित्रित करा है। जीवन यापन का सहारा खेती है, लेकिन यही खेती जब कर्ज का माध्यम बन जाए तब किसान का पेट जो क्या भरेगा वह पेट काटने पर विवश हो जाता है। तो जब जीवन यापन का सहारा उसका खेती होता है, किसानों का जो जीवन यापन का सहारा होता है वो खेती होता है, लेकिन जब खेती ही माध्यम बन जाए कर्ज लेने का, तब किसान पेट क्या ही भरेगा, वह पेट काटने पर विवश हो जाता है। हल्कू इसी समस्या का मारा हुआ किसान है। कहानी का आरंभ ही हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच इस झड़प से आरंभ होता है कि द्वार पर सहना साहू आया हुआ है। तो सहना साहू यहाँ पर महाजन का नाम होगा, ठीक है। तो द्वार का मतलब होता है दरवाजे पर, कि द्वार पर सहना साहू आया हुआ है जो रुपए मांग रहा है। हल्कू कहता है कि तेरे पास जो रुपए है वह दे दे तो इसे जान छूटे। तो जो हल्कू है वो पत्नी से वो 3 रुपए ही मांगता है जो उसने कंबल के लिए जमा किए होते हैं। झाड़ू लगाती हुई मुन्नी बिफर कर बोलती है, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हार से कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, कि फसल पर जो रुपए मिलेंगे तब हम दे देंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो हल्कू की मुसीबत जो है वो ये होती है कि वह किसी भी तरह सहना से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो जो हल्कू होता है वो एक तरफ तो 3 रुपए जमा करता है कंबल के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो महाजन होता है जब वो उससे पैसे मांगने आता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि मुझे सबसे पहले से पिंड छुड़ाना है, मुझे पहले से छुटकारा पाना है। इसलिए वो अपनी पत्नी से 3 रुपए लेता है और वो उसको दे देता है। उसे पता है कि सहना अभी गाली गलौज करेगा, धुड़कियाँ देगा, उसके लिए हम जाड़े में मारे जाए तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो हल्कू है वो ये सोचता है कि हम चाहे सर्दी में मर जाएं, लेकिन इससे महाजन को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, उसको तो पैसे चाहिए अपने। तो मैं फ़िलहाल उसको 3 रुपए दे देता हूँ, कम से कम गाली गलौज तो नहीं होगा हमारे बीच, ठीक है। धुड़कियाँ तो नहीं देगा, गालियाँ तो नहीं देगा। तो पहले एक तरह से देखा जाए तो वो अपना कर्ज चुकाना चाहता है। वो उस महाजन से
जो सहना नाम का है, सहना यहाँ पे महाजन का नाम है, तो वो सबसे पहले सहना से पिंड छुड़ाना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए वो 3 रुपए जो है वो उसको दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हल्कू मुन्नी की खुशामद करता है और कहता है ला दे दे गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। दूसरा उपाय सोचने की बात पर मुन्नी आंखें तरेड़ते हुए बोलती है, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो। कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा क्या कंबल? ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चूकने में नहीं आती। तो यहाँ पे वो बात कर रही है कर्ज की, कि पता नहीं कितने बाकी हैं जो कभी चुकने में ही नहीं आते, कभी खत्म ही नहीं होता कर्ज। मैं कहती हूँ हम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। फिर वो कहती है कि मर मर कर हम काम करते हैं, उपज होती है, उपज होके जो पैसा मिलता है वो हम कर्ज में लुटा देते हैं, तो हमारे पास बचता ही क्या है? बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। कर्ज की जो समस्या भारतीय किसान के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। जो कर्ज की समस्या है वो भारतीय किसान के जीवन का, उसकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गई है। शायद ही कोई किसान हो जो इस समस्या से बचा हुआ हो। किसान करे तो क्या करे, कहाँ जाए? खेती संग ना दे तो कहाँ जाए? मुन्नी ने मजबूरी में 3 रुपए निकाल कर दिए। अब इसे भारतीय महिला की मजबूरी कहें, कृषक महिला का जीवन संघर्ष कहें, पति के सम्मान के लिए त्याग कहें, या भाग्य की लिखी हर तरह से संकट में भारतीय किसान परिवार ही है। तो जो भी किसी भी तरीके से सोचे हम, लेकिन जो संकट है वो भारतीय किसान के परिवार के ऊपर ही मंडराता रहता है। तो जो उसने 3 रुपए निकाल कर दिए वो उसने किस मजबूरी की वजह से दिए होंगे? भारतीय महिला की मजबूरी कहें, कृषक महिला का जीवन संघर्ष कहें, या पति के सम्मान के लिए जो त्याग कहेंगे, या भाग्य में लिखी है इसका संकट कहेंगे, लेकिन जो संकट है वो हमेशा भारतीय किसान परिवार के ऊपर मंडराता रहता है। हल्कू पूस की अंधेरी रात में खेत में जाता है। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे इर्ख के पत्ते की एक छतीन के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी काढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती है, ना जबरा को नींद आती है ना हल्कू को नींद आती है। सर्दी भागने के लिए हल्कू जो है वो चिल्लम पीता है, वह जबरा को भी चिल्लम पीने के लिए कहता है। सर्दी से ना चिल्लम बचा पाई ना आग। अब हल्कू को एक ही उपाय सूझा, उसने जबरा को अपनी गोद में लिटा लिया। तो वो कोशिश करता है कि वो सर्दी से बच जाए। उसके पास कंबल होता नहीं है, वो चिल्लम जलाता है लेकिन उसको फिर भी ठंड लगती है, वो कांपता है। वो आग जलाता है इर्क के पत्तों को जलाकर, तब भी उसको ठंड लगती है। तो उसको एक ही उपाय सोचता है कि वो जबरा जो उसका कुत्ता होता है वो उसको अपनी गोद में लिटा लेता है। तीव्र गंध से हल्कू विचलित हो जाता है, पर अब जबरा को गोद से उतारते हुए भी ना बन रहा था। तो जो कुत्ता होता है जबरा, उसमें से एक दुर्गंध आ रही होती है जिससे हल्कू विचलित हो जाता है, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं होता है, तो वो उसको गोदी में से भी नहीं उतार पाता है। रात की शीत हवा में धधकने लगता है। दोबारा आग जलाए पर बचाव का ये अपर्याप्त साधन था। ठीक है, इसी बीच मटर के खेत में नील गायों का झुंड आने लगता है। जबरा दौड़ दौड़ कर गायों को भगाने लगा, पर गाय नहीं भागी। जबरा हल्कू के पास भी आया, हल्कू को जगाया। हल्कू को नींद ही कहाँ थी जो वह जगता, पर शीत में उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि वह गायों को भगाता। नील गाय पूरे खेत को खा रही थी। हल्कू गरम गरम राख के सहारे जमीन पर चादर ओढ़कर लेट गया, और तब खुली उसकी आंखें जब मुन्नी ने उसे जगाया। क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए हो और इधर सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की
डांड पर आए देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है। जबरा मड़िया के नीचे चित लेटा है और तीनों प्राणी भारतीय किसान की जीवन गाथा को साकार करते हुए सामने दिखाई पड़ते हैं। हल्कू और भारतीय किसान ना पहले ठीक, ना उसकी स्थिति आज ठीक है। ठीक है ना, हमें जो हल्कू का जो चित्रण है वो ना पहले ठीक था और वही स्थिति आज भी है। आज भी उनकी स्थिति वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। किसान की दशा आज भी बहुत शोचनीय व दयनीय बनी हुई है। वह आत्महत्या करने को भी मजबूर है। हल्कू की पत्नी की जो जीवन गाथा है वो भारतीय समाज में स्त्री जीवन की गाथा बनकर उभरती है। आर्थिक तंगी से जूझता भारतीय समाज हर कदम एक अनचाहे दबाव में जीता है। परिवार जब आर्थिक तंगी का जीवन जीता है उस समय सबसे अधिक संकट का सामना परिवार की स्त्री को करना पड़ता है। उसे पूरे परिवार को एकजुट रखने की कोई चुनौती का सामना करना होता है। स्त्री जिस जिम्मेदारी से परिवार का दायित्व संभालती है उस जिम्मेदारी से पुरुष वह दायित्व नहीं निभा पाता। हल्कू की पत्नी अपने पति के लिए कंबल लेना चाहती है और जो हल्कू है वो भारी दबाव में दबा हुआ है। उसे डर है कि महाजन आकर उसके घर पर गाली गलौच ना करे। और जो हल्कू की पत्नी है वो अधिक सजग है, हिम्मत से काम लेती है। वह हल्कू को कहती है कि महाजन गाली क्यों देगा, क्या हम उसका माल मार रहे हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तो हमें जो हल्कू की पत्नी की दशा नजर आती है वो बेहद हिम्मत से काम लेना जानती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि उसका पति किसी न किसी तरीके से खुद को कर्ज से छुटकारा दिलाना चाहता है तो वह उसको वो 3 रुपए भी दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पूस की रात जो कहानी है वो मात्र हल्कू नामक किसान की नहीं है अपितु संपूर्ण कृषक समाज की त्रासदी की कथा है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने बिल्कुल यथार्थ चित्रण करा है किसानी त्रासदी का। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कृषक समाज की त्रासदी जो एक उद्देश्य है प्रेमचंद का इस कहानी को लिखने का, आज हम इस कहानी को कंप्लीट कर चुके हैं। इस नई वीडियो में हम नई कहानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर देखिए, आपको कहानी अच्छे से समझ आएगी। जितना हो सकता है मैं कम समय में ज़्यादा बात समझाने पर विश्वास रखती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आजकल के ज़माने में किसी का थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए जितना हो सकता है मैं वीडियोस को उतना ही शॉर्ट रखने की कोशिश करती हूँ, तो आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा। आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए और आगे रिकमेंड भी करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।